मतलब वकील रहा हो। एक और विकल्प भी है। वो क्या है? कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। प्रतिष्ठित विधिवेत्ता? हाँ, ये तो काफी सब्जेक्टिव लगता है। और शायद इसीलिए आज तक इस आधार पर किसी की नियुक्ति हुई नहीं है। ये प्रावधान बस संविधान में मौजूद है। ठीक है, तो नियुक्ति की बात हो गई, अब हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये भी उतनी ही मुश्किल होगी? मुश्किल उससे भी ज्यादा। प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के खंड 4 में है और कारण सिर्फ 2 हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। और इसे हटाता कौन है? प्रस्ताव कहाँ आता है? प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और राज्यसभा में? राज्यसभा में 50 सदस्यों का। फिर प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यता के बहुमत और अंक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। दोनों सदनों से? हाँ, दोनों सदनों से। उसके बाद ही राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। एक और बात, संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन पहले सूचना देना भी अनिवार्य है। कार्यकाल और शपथ के बारे में क्या प्रावधान है? न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। और कार्यकाल? उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। और एक खास बात, रिटायर होने के बाद वे भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। चलिए, अब कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संक्षेप में समझते हैं। बिल्कुल। जैसे अनुच्छेद 125, ये न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से जुड़ा है। ये कहाँ से दिए जाते हैं? ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 126? वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो राष्ट्रपति किसी दूसरे जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। और ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? एडहॉक जजेस? हाँ, ये अनुच्छेद 127 में है। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में कोरम मतलब गणपूर्ति पूरी न हो रही हो तो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के किसी जज को अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 129 पर, अभिलेख न्यायालय। इसका क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और वो देश की बाकी सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, एक कानून की तरह। ठीक है। और आरंभिक अधिकारिता? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो अनुच्छेद 131 में है। इसका मतलब है कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद या 2 राज्यों के बीच कोई झगड़ा। और जो ज्यादातर मामले होते हैं वो तो अपील वाले होते हैं, है ना? हाँ, वो है अपीली अधिकारिता, अनुच्छेद 132 से 134 तक। इसमें दीवानी और फौजदारी मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, ये उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट अपने दिए गए फैसलों की समीक्षा कर सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। और आखिरी अनुच्छेद 143, ये सलाहकारी अधिकारिता क्या है? इसमें राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो क्या कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ती है? नहीं, न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। हाँ, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इनके बारे में कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने इसे भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। तो इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताएं। अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और इन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या वो भी उतनी ही कठिन है? एकदम वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। अच्छा, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें। बिल्कुल। तो CAG के मुख्य कार्य क्या हैं? अनुच्छेद 149 में उनके कर्तव्य बताए गए हैं। उनका मुख्य काम है केंद्र और सभी राज्य सरकारों के सभी खर्चों का परीक्षण करना, मतलब ऑडिट करना। हाँ, वो भारत की संचित निधि और हर राज्य की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का लेखा जोखा रखते हैं और ये देखते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। और फिर ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG
केंद्र से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो उसे संसद के सामने रखते हैं। हाँ, और फिर संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इस रिपोर्ट की जांच करती है। और राज्यों के मामले में इसी तरह राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, उच्च न्यायालय। सबसे पहले संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 214 से 231 तक, सही? जी हाँ, बिल्कुल। और अनुच्छेद 214 सीधा कहता है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। पर इसमें एक पेंच है ना? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, अच्छा, उसके अनुसार संसद को ये शक्ति दी गई कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक ही कॉमन हाईकोर्ट बना सकती है। जैसे मद्रास हाईकोर्ट है तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों के लिए। बिल्कुल। या फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट को देखिए, वो असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सबके लिए है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 215, जो कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब इसके 2 हिस्से हैं। पहला, अभिलेख यानी रिकॉर्ड। तो हाईकोर्ट के जो भी फैसले और आदेश हैं, उन्हें रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। और ये फैसले उसके अधीन आने वाले जो न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, वहां पर सबूत के तौर पर मान्य होते हैं। उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो एक नजीर बन जाते हैं। समझ गया। और अनुच्छेद 216 ये गठन के बारे में है। हाँ, ये कहता है कि हर हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। पर यहाँ संख्या तय नहीं है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है? नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के विपरीत यहाँ अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान में तय नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं जजों पर, उनकी नियुक्ति, योग्यता और उन्हें हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 217। हाँ, अनुच्छेद 217 नियुक्ति और योग्यता से जुड़ा है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर होती है। कॉलेजियम, इसमें कौन कौन होता है? रित में न्यायिक कार्य में कम से कम 10 साल का अनुभव हो, या फिर वो किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहे हों। 10 साल का अनुभव, ठीक है। अब अनुच्छेद 218 जजों को हटाने की प्रक्रिया, ये बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। और ये जानना जरूरी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। मतलब बहुत मुश्किल? हाँ, इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना पड़ता है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। और लोकसभा में? लोकसभा में है तो 100 सदस्यों की। इसके बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। सही बात है। अब अनुच्छेद 219 शपथ। यहाँ एक दिलचस्प बात है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, पर शपथ कौन दिलाता है? शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। या फिर राज्यपाल किसी और व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति हर राज्य में शपथ दिलाने नहीं जा सकते। अच्छा, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और क्या वो रिटायरमेंट के बाद काम कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं और अनुच्छेद 220 के अनुसार रिटायरमेंट के बाद वो उन उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते जहां उन्होंने जज के तौर पर काम किया है। और अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 221 वेतन और भत्तों के बारे में है। जी, न्यायाधीशों का वेतन संसद तय करती है और ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं जजों के ट्रांसफर की। अनुच्छेद 222। हाँ, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब कोलिजियम से सलाह के बाद किसी भी जज का ट्रांसफर एक हाईकोर्ट से दूसरे में कर सकते हैं। और कभी कभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है, वो अनुच्छेद 223 के तहत। बिल्कुल। अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी कोर्ट के किसी दूसरे जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त और रिटायर्ड जजों की नियुक्ति का भी जिक्र है। हाँ, अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो राष्ट्रपति 2 साल के लिए एडिशनल जज नियुक्त कर सकते हैं। और रिटायर्ड जज?
अगर जजों की कमी है तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से रिटायर्ड जजों को भी कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं। चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 226, रिट जारी करने की शक्ति। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और आपको पता है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा विस्तृत है। ज्यादा? वो कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी और कानूनी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी भी अन्य कानूनी उद्देश्य? इसका दायरा तो बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा, इसीलिए आम नागरिक के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, अब अनुच्छेद 227, अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर एक तरह का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यानी वो एक सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उनके कामकाज के लिए नियम बना सकता है, उनके मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। और जिला जजों की नियुक्ति में भी? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति में भी राज्यपाल उच्च न्यायालय से ही परामर्श करता है। और अनुच्छेद 228, वो भी मामलों को मंगवाने से जुड़ा है। हाँ, अगर जिला न्यायालय में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें कानून की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण सवाल है, तो हाई कोर्ट उस मामले को सीधा अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, कुछ और भी अनुच्छेद हैं जैसे 230 और 231। जी, अनुच्छेद 230 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। और 231? अनुच्छेद 231 वही बात दोहराता है जो हमने शुरू में की थी कि संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी अन्ना चांडी, केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी। और किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? वो थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। बहुत बढ़िया। आखिर में थोड़ा अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात करते हैं। जिला न्यायालयों की संरचना कैसी होती है? देखिए, जिला स्तर पर 2 तरह के मामले होते हैं, सिविल और आपराधिक। ठीक है। जब जिला न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जब वही जज आपराधिक मामलों की सुनवाई करे तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशंस जज कहा जाता है। व्यक्ति एक ही है, बस मामलों की प्रकृति के हिसाब से पदनाम बदल जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर और प्रमोशन ये सब राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय से सलाह करने के बाद ही। और इसके लिए भी अनुभव चाहिए होगा? हाँ, इसके लिए कम से कम 7 साल का वकील के तौर पर अनुभव होना जरूरी है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख का पद। बिल्कुल। और राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि भी होता है। राज्यपाल से जुड़े जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो हैं 153 से 159 तक, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 153 से। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्य एक राज्यपाल, सीधा है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 का। अच्छा। उसके तहत ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अरे, ये तो दिलचस्प है। तो अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन वो कैसे तय होता है? ऐसी हालत में दोनों राज्य मिलकर वेतन देते हैं, और कौन सा राज्य कितना हिस्सा देगा इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, अब अगला है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। हाँ, इसके अनुसार राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। मतलब सारे फैसले राज्यपाल लेते हैं? नहीं, यहीं पर फर्क है। ये एक औपचारिक शक्ति है। असली शक्तियां तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं, पर फैसले मुख्यमंत्री लेते हैं। ठीक है, समझ गई। अब अनुच्छेद 155, ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। सही।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या इसके लिए कोई चुनाव होता है? नहीं, कोई चुनाव नहीं होता। और ये पद कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जहां राज्यपाल को चुना नहीं जाता, मनोनीत किया जाता है। असल में तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अच्छा, तो रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास ही रहता है। कह सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 156 पर, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल का जिक्र है। ये कितना होता है? 5 साल। सामान्य तौर पर 5 साल। लेकिन संविधान कहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, बिना कोई कारण बताए। कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, और अगर उन्हें त्यागपत्र देना हो तो वो भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो फिर अनुच्छेद 157 और 158 में क्या है? योग्यताएं और शर्तें। जी। अनुच्छेद 157 के अनुसार योग्यताएं बहुत सरल हैं। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बस? हाँ, बस। और अनुच्छेद 158 में पद की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो और संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। और शपथ, वो कौन दिलाता है? अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब एक और जरूरी अनुच्छेद है 61, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। क्या ये राष्ट्रपति की शक्ति जैसी ही है? कुछ मामलों में हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या? राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर ही क्षमादान दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये तो हुए मुख्य अनुच्छेद। अब राज्यपाल की शक्तियों पर आते हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। और इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, और तो और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। यानी प्रशासनिक नियुक्तियों में उनकी बड़ी भूमिका है। और विधायी शक्तियों के बारे में बताइए, कानून बनाने में क्या रोल है? बहुत महत्वपूर्ण। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। और विधान परिषद में? हाँ, वो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 16 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये लोग साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। और जब कोई बिल, कोई विधेयक विधानसभा से पास होकर उनके पास आता है, तब उनके पास क्या विकल्प होते? देखिए, अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास 4 विकल्प होते हैं। 4? कौन कौन से? पहला, वो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और वो कानून बन जाता है। ठीक है। दूसरा, वो स्वीकृति को रोक सकते हैं। तीसरा, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। और चौथा विकल्प? चौथा और सबसे खास, वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, मतलब बिल को दिल्ली भेज सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। जी, ये एक विशेष शक्ति है। और अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। हाँ, पैसों के मामले में क्या अधिकार है? राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट विधानमंडल के सामने रखा जाए। और सबसे जरूरी बात, धन विधेयक को विधानमंडल में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी ही पड़ती है। मतलब उनकी अनुमति के बिना मनी बिल पेश नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, क्या राज्यपाल के पास कोई आपातकालीन शक्ति भी होती है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत अगर उन्हें लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, हाँ, तो वो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकते हैं। सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, लगाते नहीं हैं। सही। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी गई। उन्होंने ये राज्यपाल के पद के बारे में एक बहुत मशहूर बात कही थी। कौन सी? कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पद बड़ा है, सम्मानजनक है, सारी सुविधाएं हैं, मतलब सोने का पिंजरा तो है, लेकिन असली शक्तियां बहुत सीमित हैं, क्योंकि सारे बड़े फैसले तो चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट लेती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, राज्य विधानमंडल व मंत्री परिषद। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 163 से। जी। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
अच्छा, और इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, है ना? बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 164, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो सामान्य तौर पर तो यही होता होगा कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत मिला उसी के नेता मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। ये एक सीधी प्रक्रिया है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, तो क्या मंत्रियों की संख्या की कोई सीमा होती है? मतलब मुख्यमंत्री जितने चाहें उतने मंत्री बना सकते हैं? नहीं, अब नहीं। पहले ऐसा होता था, पर अब एक सीमा है। वो क्या है? ये 91वें संविधान संशोधन 2003 से तय हुआ। अच्छा, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%, ठीक है। और कोई न्यूनतम संख्या भी है? हाँ, न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। समझ गए। और एक और जरूरी बात, अनुच्छेद 164(2) के हिसाब से मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से? जी, और इन सभी मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। अब सरकार के कानूनी सलाहकार के बारे में बात करते हैं। हाँ, वो है राज्य के महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। इनका जिक्र किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 165। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए जी। और कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो या फिर 10 साल तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। अच्छा। और इनका कार्यकाल? देखिए, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल चाहें, व्यवहार में जब तक सरकार चाहे। ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है। और राज्य विधानमंडल की संरचना कैसी होती है? अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, विधानसभा तो अस्थायी सदन है, 5 साल का कार्यकाल। जी बिल्कुल, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। मतलब ये कभी भंग नहीं होती? नहीं, ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सही है? एकदम सही। पर क्या सभी राज्यों में विधान परिषद है? नहीं, सभी में नहीं है। अभी सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अच्छा, और अगर किसी राज्य को ये बनानी हो या खत्म करनी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 169 में दी गई है। इसके लिए पहले उस राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होता है। साधारण बहुमत से? हाँ, साधारण बहुमत से। और फिर संसद भी साधारण बहुमत से कानून बनाती है। मतलब आखिरी फैसला संसद का होता है? जी बिल्कुल। विधानसभा और विधान परिषद में सीटों की संख्या के बारे में मुख्य बिंदु क्या है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं। पर इसके कुछ अपवाद भी तो हैं छोटे राज्यों में? हाँ हैं, जैसे सिक्किम में 32 हैं, गोवा और मिजोरम में 40-40 हैं, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 403। और विधान परिषद? विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 171 है। इसमें अधिकतम सीटें उस राज्य की विधानसभा की सीटों की 1/3 हो सकती हैं। 1/3? और न्यूनतम? न्यूनतम 40 सीटें होनी चाहिए। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव तो काफी अलग तरीके से होता है ना? हाँ, वो काफी दिलचस्प है। इसके सदस्य अलग अलग जगहों से आते हैं। कैसे? देखिए, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। 1/3 सदस्य नगर पालिका और पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और बाकी में से 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातकों मतलब ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं। समझ गई। अब सदस्यों के लिए योग्यता क्या है? उम्र की सीमा क्या है? अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और विधान परिषद के लिए? विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक है। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारियों की। जरूर। विधानसभा में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। ये अनुच्छेद 178 में है। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। और विधान परिषद में? विधान परिषद में सभापति यानी चेयरमैन और उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 182 के तहत है। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल,
विधानमंडल में कोई विधेयक मतलब बिल, कानून कैसे बनता है? देखिए, एक साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल किसी